है 9.4 का फाइंड द इक्वेशन। अब देखो इस क्वेश्चन को मीनिंग समझो, वैसे है तो ये सिंपल, इनकी लैंग्वेज समझो क्या। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, एक कर्व की इक्वेशन की बात कर रहा है, इसको ना क्वेश्चन को समझिए, आंसर लाना बड़ी बात नहीं। एक कर्व है, एट रैंडम कोई भी कर्व बना दिया हमने, ठीक है। इस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। ये 0 को, अब देखो ये फिगर ऐसा ही है, अब सपोज मैंने 0,-2 ले लिया, बट ये गलत है, 0 तो यहाँ पे हो नहीं, बट एक आपको केवल फील करा रहा हूँ इसका, इसके डायग्राम का कोई भी मार्क नहीं होगा, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलते हैं इसके। तो ठीक है 0,2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, x, y पे कोई भी एक पॉइंट है x, y कर्व पे, ठीक है भैया। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल्स टू द x कोऑर्डिनेट। यही लाइन समझने की, इसको मैं जरा लिख देता हूं हल्का सा। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। ये केवल मैंने डाटा लिख दिया, आप उस पर मत जाना, लिखा गया। अब सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि भाई इस कर्व की इक्वेशन फाइंड करो। ये जो कर्व है 0,-2 से होता हुआ जा रहा है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इस कर्व पे एक कोई पॉइंट है x, y, इस पर एक टेंजेंट है, ठीक है। तो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। भैया इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होगा, dy/dx, हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, क्योंकि डेरिवेटिव बताता है क्या, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट किस पॉइंट पे, x, y पे, इसीलिए y और x है। अगर यहाँ पे x और z होते तो dz/dx हो जाता, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव बताता क्या, किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड इट्स y कोऑर्डिनेट। अच्छा x और y में y कोऑर्डिनेट क्या है, y है, इनका जो प्रोडक्ट है इक्वल्स टू द x कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, यस और नो। अब यार कह रहे हैं कि इसकी ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व की। क्या हो रहा है, तो अब ये देखिए ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब यार वही काम है, सेपरेट कर सकते हैं y को इसके साथ, x को इसके। तो देखिए ये क्या है, y dy है और ये x dx हो जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन हमको मिलता है। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, y का हो जाएगा y स्क्वायर, x का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c। अच्छा सुनो, ये क्या निकल के आई है, जनरल सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशन होगी नॉर्मल, क्योंकि डेरिवेटिव किसकी इक्वेशन है, इस कर्व की। अगर ये इस कर्व की इक्वेशन है तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार। तो y की जगह रख दो -2 का होल स्क्वायर, x की जगह 0, तो c कितना आ गया 4, और ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आ गया हमारे पास। कुछ नहीं था, कंसेप्ट समझिए। ये सिंपल क्वेश्चन था। जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसको देखते हैं अच्छे से। मुझे नहीं, कोई डाउट है तो बोलो। इसका ऑर्डर 1 है, इसीलिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा यार। घुमा दिया सर मैंने बहुत आंश में, मैं ट्राई करता हूँ जल्दी का। 18 क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे एट एनी पॉइंट x, y ऑफ द कर्व। देखो मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे फील करोगे क्वेश्चन को, अदरवाइज डायग्राम का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन समझिए, कह रहे हैं इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट है x, y, बहुत अच्छे से समझेंगे वैसा इसको। ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, मतलब इस पॉइंट से क्या होता हुआ जा रहा है, टेंजेंट, ठीक है। इसका जो स्लोप है इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ अ कॉन्टैक्ट टू द -4,3। बहुत लॉजिकल कंसेप्ट है, अगर समझते हैं तो सॉल्व करना सिंपल है, इसका लॉजिक समझते हैं। क्या बोलना जा रहा है, इस कर्व पे कहीं पे एक पॉइंट है -4,-3। बहुत से बच्चे इसका मीनिंग समझ नहीं पाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस द स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -4,-3। इसका मीनिंग देखिए क्या कहना चाह रहा है, बस यही लॉजिक है इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द -2,1। अभी देखते हैं बच्चे। अब सुनो क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट है x, y, इससे एक टेंजेंट जा रहा है, उसका जो स्लोप है
और दूसरा स्लोप क्या है कि इस पॉइंट से -4,3 पॉइंट को मिला दिया, तो इसका भी तो स्लोप होगा कुछ। ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये क्या होगा, इसका नाम अगर मैं देता हूँ ए बी, तो ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और इसका भी तो यार स्लोप होगा, और इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं इस वाले का जो स्लोप है, तो इसका जो स्लोप होगा डियर, वो देखो क्या होगा, dy/dx होगा, यस और नो। इस पॉइंट का स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होगा, dy/dx, क्योंकि वो x, y पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? सुनो, ये सब छोटी बातें हैं, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़े। मान लो ये एक कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन y = x, का समझाने के लिए, तिल पर मत लेना, एकदम गलत है उसके अकॉर्डिंग, बट हम ऐसे ही समझा रहे हैं। तो मैंने कहा एक कोई पॉइंट है 2,1 इस पर मान लीजिए, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं x की जगह 1, तो 1,1 एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है, तो इसका स्लोप फाइंड करो। तो क्या इसका मीनिंग क्या है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करो, dy/dx कितना है, 2x, और उस फंक्शन में 1,1 पुट कर दो, 1,1 मतलब x की जगह कितना 1 कर दो, 2, 1 पुट कर दो, तो 2 बन जा 1, 2 बन जा 2। तो ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट जा रहा है उसका स्लोप ये आ गया, डायरेक्ट निकालते थे। ये एक एप्लीकेशन है किसकी, डेरिवेटिव की। तो ऐसे इस पॉइंट पर क्या होगा, dy/dx होगा, और हम लोग कहते हैं लिख दो x, y, तो जब x, y रखोगे dy/dx ही आ जाएगा ना, इसीलिए इसको लिखते नहीं है यार। चलिए अच्छा, इज माने बराबर, ट्वाइस मतलब 2 इंटू किसके स्लोप, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप। और हमने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर 2 पॉइंट दिए गए होते हैं तो स्लोप क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1। तो ये x1 है, ये y1 है, मान लो ये x2 है और ये y2 है, तो क्या होगा स्लोप, y2 - y1 होता है तो -3 - y और -4 - x। ये इक्वेशन दे दी गई है। और अब तो यार हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी, अब थोड़ी सी थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी, बस अब तो सॉल्यूशन है केवल, अब तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। जल्दी से मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। y वाले एक तरफ लेके आएंगे, तो ये -3 ये इस तरफ आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा। और इसको ये dx इस तरफ आ जाएगा, तो 2/-4 - x dx। क्लियर है? देखो माइनस यहाँ से भी कॉमन आ रहा, माइनस यहाँ से भी कॉमन आ रहा, हम लोग काट सकते हैं। तो 3 + y 2/x + 4 dx यार कर दो, तो ये हो जाएगा log x मतलब log y + 3, ये हो जाएगा 2 log x + 4 + c। यहाँ तक पूछना मत यार, ये क्योंकि 1/t का log t होता है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि ये कर्व है, इस कर्व पे एक पॉइंट है -2,1 कहीं पर होगा सपोज यहाँ पे। ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी, इस कर्व की इक्वेशन आई है, तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। y की जगह रख दो 1 तो ये 4 हो जाएगा, और x की जगह रख दो -2 तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये 2 को उठा के यहाँ नहीं रख, हम लोग लिख सकते हैं, तो ये 2 × 2 = 4 नहीं हो जाएगा, ये भी log 4, ये भी log 4, log 4 से log 4 कैंसिल, तो c कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या हम c की जगह 0 नहीं रख सकते? कंसेप्ट समझो, ठीक है ना। तो c की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log y + 3, और ये हो जाएगा 2 log। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, एक और काम कर सकते हो, पता है क्या, 2 को उठाओ स्क्वायर में लगाओ, log से log हटाओ, y + 3 = x + 4 का होल स्क्वायर। आंसर ये आ रहा होगा पीछे देखोगे तो, ठीक है। तो हम आंसर पे नहीं जाते हैं, और बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि सर log से log कैसे हटा दिया, इस तरीके से जैसे होता ना, कहीं पर होता था। इसके डोमेन का थोड़ा चक्कर होता है, इतने डीप में मत जाओ कि हमेशा हम लोग साइन से साइन नहीं हटा सकते, तभी हटाते हैं जब जो हमारा x और y होता है इसके डोमेन में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोमेन वाला चक्कर अभी छोड़ो डीप के लिए, अदरवाइज इस log को हटाओ, ये e की पावर x में जाएगा आंसर, तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। कंसेप्ट बस ये था जो थोड़ा लॉजिकल था। क्लियर है? डाउट है कोई? देव कह रहा हूँ, यस नो। ये अच्छा क्वेश्चन था, छापो। देखिए ये क्वेश्चन को रीड करके थोड़ा सा फील आएगा कि यार ये क्वेश्चन शायद 6.1 का है, उसमें भी ऐसी चेंजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, स्फेयर के शेप में होगा, बैलून है, विंग इन्फ्लेटेड मतलब जब उसमें हवा भरी जाती है,
चेंज एट अ कांस्टेंट रेट, तो उसका जो भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जैसे यार आपके पास मान लो एक बैलून है, उसमें हवा भरी तो उसका शेप बढ़ेगा, तो लेकिन जो बढ़ने का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है, मतलब एक स्पीड से ही बढ़ रहा है, ऐसा नहीं फूंक मारी एकदम ऐसा हो गया एकदम ऐसा हो गया। समझना बात को कि अगर आपने उसमें इन्फ्लेट किया उसको तो एक कांस्टेंट रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, इफ इनिशियल रेडियस इज 3 यूनिट, स्टार्टिंग में उसकी रेडियस कितनी थी? 3 यूनिट थी, एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, मतलब 3 सेकंड बाद, मतलब 3 सेकंड लगातार आपने उसको इन्फ्लेट किया है, तो अब उसकी रेडियस कितनी हो गई है? 6 यूनिट। तो ऐसे ही आप उसको इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो बताओ कि उसकी रेडियस फाइंड करो, फाइंड रेडियस आफ्टर t सेकंड, तो t सेकंड बाद उसकी रेडियस क्या होगी। इस क्वेश्चन को फील, ये देखो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, आंसर लाना बड़ी बात नहीं होती, इनके मीनिंग समझो बस केवल। अब आपको मैं समझाऊँ, एक इस मान लो ये रहा वैल्यू हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से आप हवा भर रहे हैं, अब भैया इसकी रेडियस r है, ठीक है, तो वॉल्यूम की बात की है तो यार वॉल्यूम पता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, 9th में हमने पढ़ा है, प्रूफ भी किए इसके। चलिए अच्छा, तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम को मान लो v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4/3 पाई आर क्यू। अब मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ और ध्यान से समझेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन चेंज, जब भी कोई चीज़ चेंज होती है तो क्या चीज़ चेंज हो रही? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब dv, डी का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज चेंज हो रही है, ठीक। लेकिन अब जब वॉल्यूम चेंज हो किसके रेस्पेक्ट में? कुछ नहीं दिया ना, कुछ नहीं दिया तो टाइम के रेस्पेक्ट में, जब कुछ नहीं दिया जाता है तो टाइम के रेस्पेक्ट में। और कैसे चेंज हो रहा है? एक कांस्टेंट है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, हमने के लेट कर लिया, सी लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, ये इक्वेशन उनको गिवन है। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो बस ये dv हो गया, और उस तरफ जाएंगे तो एक k dt हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास एक काम करते हैं, हमारे पास v की वैल्यू पता है हमको, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो d/dt है ये 4/3 पाई आर क्यू इक्वल्स टू के। अब इसका क्या करते हैं? डिफरेंस। 4/3 पाई तो क्या है? कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई तो हो गया, आर क्यू का क्या होगा? 3r², फिर r का भी होगा तो dr/dt इक्वल्स टू के। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r² dr/dt इक्वल्स टू के। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा, dt इस तरफ जाएगा तो 4 पाई r² dr और k dt कर दो भाई इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो ये देखिए ये कितना होगा? 4 पाई r² का होगा r³/3, ये k अंदर क्या होगा? t + c। यहाँ तो ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ठीक है, कह रहा है इफ इनिशियल रेडियस इज 3। अच्छा, स्टार्टिंग में रेडियस कितनी है? 3। स्टार्टिंग की बात करें तो बच्चों को पता होगा कि टाइम क्या होगा उस समय? 0। स्टार्टिंग में बात की है ना, तो स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? 0, और रेडियस कितनी उस समय? 3। भैया पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, t की जगह 0 पुट करो और r की जगह 3 पुट करो, तो 4 पाई r क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27/3, t 0 तो c आएगा, तो ये कितनी बार करना है? तो c कितना आ गया? 36 पाई। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा यहाँ तक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 3 सेकेंड, अब टाइम कितना हो गया? 3। आफ्टर 3 सेकेंड रेडियस कितनी हो गई? 6। कितना सिंपल है, एक सीक्वेंस अगर आप चलेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। तो अब सुनो, हाँ यहाँ पर क्या, जब कभी भी ये चीज पुट करेंगे हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है यार, हम यहीं पर आगे सारी चीजें पुट करेंगे। तो अब t की जगह 3 पुट करेंगे और r की जगह 6 और c की जगह ये पुट करेंगे। तो चलिए भैया पुट करिए, तो 4 पाई r की जगह 6, तो 6 × 6 × 6/3, k की जगह कुछ नहीं पता हमको, t की जगह 3 पुट करेंगे, c की जगह 36 पाई। देखते चलना कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। तो ये 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 36 पाई, ये 3k और प्लस का 36, तो ये इस तरह के माइनस में आ जाएगा। यार 8 का 36 में करो ना मल्टीप्लाई, क्या आएगा? हाँ 288, देख लेना बस मिस्टेक ना हो। सही बात है, 3k। अब 8 से 6 गया 2, 8 से 3 गया 5,
अपॉन 3, तो के 5 2 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 और तो के कितना आ गया 84 पाई, के भी आ गया, ठीक है, के भी निकल के आ गया, सी भी निकल के आ गया। अब देखो अब क्या कह रहे हैं कि फाइंड रेडियस, हमको क्या फाइंड करनी, रेडियस अब फाइंड करनी है, और टाइम कितना दिया गया, अब टी ही दिया गया, टाइम कितना दिया गया। अब ये वैल्यू इसी में पुट करो, मैंने बताया कितनी भी कंडीशंस आ जाएं हमारे पास जनरल सॉल्यूशन एक है, तो ये सारी चीज़ें हम आर की जगह आर पुट करेंगे और टी की जगह टी पुट करेंगे। तो चलिए 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, के की जगह कितना पुट करेंगे 84 पाई, टी की जगह टी प्लस सी की जगह 36 पाई। तो ये अब कायदे में आंसर तो यही आगे बोल रहे फाइंड द आर। अब यहाँ से आर की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये सब इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 84 पाई टी प्लस 36 108 पाई, और फिर क्या होगा, देखो पाई इसमें 4 पाई यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 पाई कॉमन आ रहा है तो कट जाएगा। तो चलो मैं ऐसे काट देता हूँ, टी अपॉन 4 पाई 108 पाई अपॉन 4 पाई, तो पाई से पाई शहीद हो गया, 4 से ही कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये कट जाएगा 4 से, कट तो जाना चाहिए, 4 2 जा 8, 4 7 जा ना, तो आर क्यूब कितना आया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 टी प्लस 27। अब ये हटेगा इधर तो पावर कितनी आ जाएगी 1/3, तो ये आ गया। देखना आंसर एक बार, क्लियर है, सही है यार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती, बड़ा अच्छा लगता है, वरना फिर बड़ा झमेला करो, क्योंकि लॉजिक नहीं है इसमें कुछ भी, कंसेप्ट समझो बस। ये आप मुझे यार बताओ तो सर यहाँ पे ये डाउट हुआ मुझे, ये तो हमने निकाल लिया जनरल सॉल्यूशन, उसके बाद कंडीशन देते गए, ये समझो कि स्टार्टिंग बोला गया है तो टाइम तो 0 होगा ना। मैंने कहा जब आप आए, आपने रूम में एंट्री की तो उस समय टाइम क्या होगा, 0 ही होगा स्टार्टिंग में। तो देखो जरा, नहीं ये चीज़ें मुझे पसंद ही नहीं है। चल देख, अच्छा कह रहे हैं इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, ठीक है, प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R है यहाँ पे R, ठीक है, इफ 100 रुपीज़ डबल इट सेल्फ इन अ 10 ईयर्स। ये क्लास 8th में पढ़ते थे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में, क्लास 8th में अगर आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाया हो तो याद आ रहा होगा, बट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन। देखते हैं कैसे। तो प्रिंसिपल को लेट दिखा देते, प्रिंसिपल को पी से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग मतलब चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग का मतलब केवल इतना आ जाएगा कि डीपी अपॉन डी टी प्लस में आएगा, बस ये इंक्रीजिंग का मतलब ये है। डिक्रीजिंग होता तो यहाँ पे माइनस आता है, बट चेंज तो हो रहा है, कोई चीज़ भाई इंक्रीज हो रही है या कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है मतलब चेंज तो हो ही रही है, ठीक है। तो इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज, अब कुछ नहीं है तो टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे, डीपी अपॉन डी एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, हर एक साल में कितना बढ़ जा रहा है R%। किसका, खुद का ही तो बढ़ेगा वो, कभी भी प्रिंसिपल इंक्रीज होगा तो खुद से होता है इंक्रीज, कि अगर आज मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा किए हैं और मुझको 10% का इंटरेस्ट मिला तो इसी का 10% मतलब मुझे 100 रुपीज़ का फायदा हुआ, तो उसी का निकाला है। तो R% जो इंक्रीज होगा किसका हो रहा है, प्रिंसिपल का हो रहा है। चलिए तो भैया अब क्या करिए, तो ये इस तरफ आ जाएगा DP अपॉन P और ये R/100। यहाँ पे सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, बताए क्या बताऊँगा अभी, इंटीग्रेशन ले लो। तो ये तो हो गया log P। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं यार ये R है तो यहाँ पे DT लें DR लें, यहाँ तो DT ही आएगा, सुन लो ध्यान से, क्योंकि प्रिंसिपल किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा बताया नहीं है, और प्रिंसिपल जब कुछ नहीं बताया जाएगा तो टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अगर आज आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किए हैं, 10 साल में 1000 नहीं होंगे, तो टाइम बढ़ा तो प्रिंसिपल में कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे R को कॉन्स्टेंट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये DT है, ये एलिमेंट किसमें, T के फॉर्म में, तो T के अलावा कुछ भी होगा वो सब क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। तो R/100 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, T प्लस C। आगे भैया हमारे पास जनरल फॉर्म, जनरल सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ रेट 100 रुपीज़ डबल इट्स है। अभी एक बात सुनो, 100 रुपीज़ थे जब हमने जमा किए थे, तो जब मैंने जमा किए होंगे 100 रुपीज़ तब टाइम क्या होगा, समझो ना बात को,
कह रहे हैं कि भैया आपके उसमें 100 रुपीज़ थे, क्योंकि वो कह रहा है कि आपके जो 100 रुपीज़ है वो डबल हो जाएं, लेकिन जब आपने जमा किए होंगे 100 रुपीज़ तब तो टाइम जीरो ही होगा ना। तो उस केस में प्रिंसिपल कितना था 100, तो भैया वैल्यू पुट कर दो यार। तो log 100 r अपॉन 100 t की जगह 0 प्लस c, तो c कितना आ गया डियर log 100। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जो 100 रुपीज़ है वो डबल हो जाए 10 साल में। कितने साल में डबल हो जाए? तो डबल हो जाए, टाइम कितना दे दिया है 10, और प्रिंसिपल कितना हो जाए 200। समझो ना, बात समझो ना, क्या कह रहे हैं कि वो डबल खुद का हो जाए इटसेल्फ। तो वो 100 रुपीज़ जमा किए थे, तो P कितना हो जाए 200, टाइम कितना 10, R फाइंड करना, तो R की जगह R ही रख देंगे। और जनरल सॉल्यूशन ये है, तो ये सारी वैल्यू इसी में घुसेड़ते रहो भाई। तो चलिए log P की जगह 200, R तो फाइंड ही करना है, T की जगह 10 प्लस C की जगह log 100। चमका? ठीक है, ये log इधर आ जाएगा भाई माइनस में, तो ऐसा मत कर देना log 200 से log 100 माइनस करके log 100 लिख दो, ऐसा मत कर, जिससे कैंसिल हो गया। कितना हो गया R अपॉन 10। तो इसे कैसे लिखेंगे log 200 अपॉन 100। तो ये कितना हो गया log 2 10 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 log 2 आ गया। और सुनो जरा, log 2 की वैल्यू इसमें गिवन है। अब आप कहीं सर यहाँ तो ई है बेस, भैया जब कुछ भी बेस नहीं होता log का तो ई ही माना जाता है। ठीक है, इसको हम आप बार बार ऐसे लिख दो, क्यों बार बार टाइम बेकार करें, ठीक है, वो समझाने के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 0.6931, तो R कितना आ जाएगा 6.931। मतलब सुनो, इसका मीनिंग सुनो क्या हुआ, आंसर आ गया, नंबर मिल गए। थोड़ा लॉजिक के लिए भी समझ लो। कह रहे हैं कि 10 साल बाद जो आपने 100 रुपीज़ जमा किए थे वो 200 हो जाएंगे। किस ब्याज की रेट पर, किस रेट से? वो रेट होगा ये, इस परसेंट से। अगर आपको कोई भी बैंक इस रेट से इंटरेस्ट देती है तब जाके होंगे 10 साल बाद। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपीज़ जमा किया, बैंक ने आपको 20% का इंटरेस्ट दिया तो वो 10 साल में थोड़ी ना होंगे, तो वो हो जाएंगे 3-4 साल के अंदर ही। मतलब जो भी कुछ फाइंड करेंगे वो तो ठीक है। तो ये हुआ इसका मीनिंग, छाप लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। मल्होत्रा रुकना बेटा। कह रहे हैं इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज इज 5% पर ईयर। तो वही वाली बात है, प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, DP अपॉन DT 5/100 P। क्लियर है, 5 से कैंसिल हो गया, 20 आ गया, तो DP अपॉन P इधर आ गया, 1/20, DT इधर चला गया। लगा दो भाई, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये कितना हो गया log P और 1/20 T प्लस C। आ गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं आगे। भैया मैंने बैंक में डिपॉजिट की स्पेलिंग बहुत गलत है, अपने हिसाब से मैनेज करना, POS होती है। तो आपने 1000 रुपये जमा किए हैं, तो यार जब रुपये जमा किए होंगे तब टाइम क्या होगा, रख दो यार। तो log 1000 1/20 T की जगह 0 प्लस C, तो C कितना आ गया log 1000। सुनो ध्यान से। अब आपने यार ये बताओ, जब पैसे जमा किए हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो पैसे बढ़ेंगे ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा हाउ मच विल बी इन 10 ईयर, तो 10 साल बाद ये पैसे कितने बढ़ जाएंगे आपके। आपने 1000 रुपये जमा किए ना, तो 10 साल बाद कितने बढ़ जाएंगे, और 5% का ब्याज मिल रहा है आपको। तो चलिए अच्छा देखते हैं। तो अब सुनो, कह रहे हैं हाउ मच विल बी इन 10 ईयर्स, तो T कितना है 10, और P तो फाइंड करना है ना, P तो फाइंड करना है हमको। अच्छा ये भी रखेंगे इसी में ही, सब कुछ इसी वाले इक्वेशन। तो चलो log P तो फाइंड करना है, इक्वल्स टू 1/20 T की जगह 10 प्लस C की जगह, चमका? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा। log ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसे इस तरफ लेके आओ, log P माइनस log 1000। ये 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। क्यों? सुनो क्यों सर 1/2, क्योंकि यार दिख रहा है हमको 0.5, यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज़ होगा, इसलिए हमने जुगाड़बाजी कर ली। तो जब माइनस होता है log में क्या आ जाता है, वो डिवाइड में आ जाता है। अब मल्होत्रा log हटेगा तो उधर क्या जाएगा, e की पावर में, तो e की पावर 0.5। अच्छा e की पावर 0.5 की हमको वैल्यू गिवन है 1.648, कर दो 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, मतलब 5% के हिसाब से अगर प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है आपका, और आपने 1000 रुपये जमा करें तो 10 साल बाद इतने हो जाएंगे, मतलब आपको 648 का इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। बताओ कोई दिक्कत हुई हो? सिंपल क्वेश्चन थे,
ऐसे क्वेश्चन 4-4 नंबर में आते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये इस क्वेश्चन पता है क्या है, देखो हो तो जाएगा, बस ये इसका मीनिंग जब तक समझ नहीं आएगा, फील नहीं करेंगे। अब मैं आपसे पहले पूछूंगा, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट 1 लाख, इसका मीनिंग बता दो क्या है। कल्चर क्या होता है? तो क्या होता है ना कि हमने कुछ मीनिंग ऐसे हैं इंग्लिश के या हिंदी के, हमने सुना तो हमारा माइंड सेट है कि उसका एक ही मीनिंग है। कल्चर हमने सुना तो दिमाग में आता है कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, यही आता है दिमाग में। जबकि इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी कई जो वर्ड होते हैं उनके मीनिंग कई सारे अलग होते हैं। हमने जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बताऊं, जैसे जब हम लोग पढ़ते थे यूपी बोर्ड में भैया, तो वाई माने पढ़ते थे के द्वारा, बस इतना ही हमको पता था कि वाई के इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूजेस हैं। प्रीपोजिशन मतलब कहीं पर तक में भी यूज़ होता है, वाई द 10 PM 10 बजे तक। तो ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश में ज़्यादा नहीं जाऊँ, अच्छी है भी नहीं, इन अ कल्चर, कल्चर का एक मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। इसका ये मीनिंग है, ऑक्सफोर्ड में इसका मीनिंग है, कल्चर का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रुप बने होते हैं, झुंड बोलते हैं जिसको ना। तो ये है इसका मीनिंग यहाँ पर कल्चर का, ना कि हम लोग नॉर्मली जो बोलते हैं। अब बैक्टीरिया की कौन सी संस्कृति, उनका कौन सा ऐसा कुछ वो है कि वो कि एक बैक्टीरिया या दूसरे बैक्टीरिया से नमस्ते भैया, ऐसा कहाँ उनका ऐसा कल्चर है। ठीक है, तो पहले तो फील करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कल्चर का मीनिंग क्या है कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अच्छा, अब कह रहे हैं कि जब हम गए वहाँ पर हमने देखा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, तो एक समय पे मैंने देखा कि मैंने काउंट किए, तो मैंने कहा 1 लाख बैक्टीरिया हैं। और फिर मैं गया तो मैंने चीज़ देखी यार कि हर 2 घंटे में वो 10% बढ़ जा रहे हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन हाउ मैनी आवर्स विल वी 2 lakhs, तो बताइए कितने घंटे बाद वो 2 लाख हो जाएंगे। ठीक है, कितने घंटे बाद। इफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट बैक्टीरिया, यही सबसे लॉजिकल है, इस चीज को समझेंगे। अच्छा, अब हमने मान लिया कि लेट उस कल्चर में टोटल कितने हमको पता नहीं, तो मैंने कहा लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मान लो पी ले लिया समझाने के लिए, क्यों अभी तो पी लेते हैं प्रिंसिपल को, कि उस कल्चर, मान लो ये कल्चर है, मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया सबके अपने अपने ग्रुप हैं, जो एज के अकॉर्डिंग जो भी कुछ होगा समझ सकते हो, मान लो ये ग्रुप है, ऐसे सबके ग्रुप बने होंगे। तो हम काउंट करने बैठे, हम केवल 1 लाख ही काउंट कर पाए, तो ऐसा नहीं कि टोटल उसमें 1 लाख ही होंगे। ठीक है ना, तो टोटल कितने मान लो पी हैं उसमें। तो क्या कह रहे हैं कि ये रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब बढ़ रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना, रेट ऑफ ग्रोथ इनकी, तो मतलब टोटल पी हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो डीपी ओवर डीटी, यस और नो, पक्की बात है ना। इस प्रोपोर्शनल, अभी तक इक्वल टू में आते थे, अब ये कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, डीपी अपॉन डीटी जो इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट बैक्टीरिया। प्रेजेंट बैक्टीरिया तो पी हैं, ये गिवन है डियर, ये गिवन है हमको। मतलब कह रहे हैं कि अब आपने कैसे पहचाना कि यहाँ पे डीपी अपॉन डीटी आएगा, क्यों, रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब उनके बढ़ने की रेट क्या, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, तो कोई चीज चेंज हो रही है, तो डीपी अपॉन डीटी किसके इक्वल है, इक्वल नहीं है, अब प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है, पी के। ठीक है, मतलब उनकी, और यस सिंपल सी बात है, अगर पी बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, तो ये भी इंक्रीज ही होगा। और हमने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, बन गई हमारी इक्वेशन। बस पी को बदल लेके आ जाओ, अब बन गया, बस हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस बन गए भाई। ये तो ये क्या हो गया, लॉग पी हो गया, और ये के टी प्लस सी, बस अब तो वही पुट द वैल्यू गेट द आंसर, लेकिन मैं बता दूंगा। अब जब एक बंदा काउंट करने गया, स्टार्टिंग में उसने कितने काउंट करे, 1 लाख, तो टी कितना होगा, 0 होगा टी ना, और पी कितने हो गए, तो चलो भैया लॉग 1 लाख, और टी की जगह 0 पुट करें तो सी कितना आ गया। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 घंटे में 10% बढ़ गए, तो अब टाइम कितना आ गया, 2। तो अब पता है पी कितने हो गए, 1 लाख तो थे, और 10% कितने, पास में बैठे हमारे हैं, बेवकूफ़ी हो गया एकदम। 1 लाख थे, सुनो ध्यान से, और 10% बढ़ गए, तो कितने बढ़ गए, 10,000 बढ़ गए। तो लेकिन टोटल कितने हो गए, 1 लाख पहले से थे, 10,000 और आगे, तो 1,10,000। ठीक है, 2 लाख यार, 1 लाख
10,000। कैसे लिखेंगे 1,10,000? ठीक लिखा ना मैंने, 1,10,000। अब प्रिंसिपल ये हो गए, क्लियर है? तो भैया रख दो यार, इस वाली इक्वेशन में रख दो। तो लॉग के टी की जगह 2 प्लस सी की जगह, क्लियर है? एक और जीरो शायद आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको इधर माइनस में लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। बच्चे तो नहीं, डायरेक्ट करता हूँ। 2k, तो लॉग 11/10 1/2 के भी निकल के आ गया। क्लियर है? मतलब लॉजिक यहीं पर खत्म हो गया इसका, कायदे में देखा जाए। फिर कह रहे हैं कि इन हाउ मैनी आवर्स विल बी 2 लाख, मतलब अब पी कितना हो गया? 2 लाख हो गया है। बस हमको टाइम बताना है कितने घंटे में। तो फिर से ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो यार। तो लॉग पी कितना? 2 लाख, ठीक है। के कितना है हमारे पास? 1/2 लॉग 1.1, उसका डिवाइड कर दिया मैंने। और टी कितना है? टी हमको पता नहीं। और प्लस सी कितना है? सी ए रहा। अब केवल और केवल कैलकुलेशन है। ये इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, ये इसका डिवाइड हो जाएगा तो ये log 2 हो जाएगा। क्लियर है? और ये हो गया 1/2 log 1.1 इंटू टी। तो ये हो जाएगा 2 log 2 अपॉन, बस यहीं पे छोड़ दो भाई, आगे आंसर आप देख लो। पीछे भी यही होगा, पीछे भी यही होगा। एक बार कोई एक बच्चा देख ले जरा पीछे। हाँ बिल्कुल यही होगा यार। कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर है? एक चीज़, अरे पहले छाप लेना, बाद में कोई डाउट है तो बताओ। पक्की बात है? अच्छा एक चीज़ बताओ जरा, मुझे फिजिक्स में नॉलेज है नहीं ज़्यादा, बट मैं एक चीज़ पढ़ रहा था तो मुझे आपको बताना चाहिए कि आप रात में गए ऊपर छत पे और आपने तारे को देखा। आपने जैसी नज़र ऊपर की, आपको तारा दिखाई दिया, तो क्या वो लाइव है? नो सर, वो हो चुका है। कितने घंटे पहले? 4 घंटे पहले। अच्छा हाँ, तो हम जो बच्चा जो भी तारा हम लोग देखते हैं ना, वो तारा की जो लाइट होगी वो चली होगी कितने मिलियंस ईयर्स पहले। मतलब जो भी हम लोग तारा देखते हैं लाइव नहीं दिखाई देता, कम से कम करोड़ों साल पहले का हमको दिखाई देता है वो, उसकी इमेज। हाँ बताऊंगा, अभी वीडियो बंद करूँ तो बड़ा लेंदी है वो। चल देखिए, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना भाई, dy/dx है। अच्छा e की पावर x प्लस y को क्या ये लिख सकते हैं? e की पावर x इंटू e की पावर y कर दो सेपरेट यार, अपॉन e/y e की पावर x और ये dx टेकिंग, तो ये e की पावर माइनस y dy। तो e की पावर माइनस y का क्या होगा? माइनस c की पावर माइनस y, क्योंकि e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन यही होगा। इसको लेट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और e की पावर x प्लस c। क्लियर है? तो ये इस तरफ आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y प्लस c इक्वल्स टू 0। हो गया आंसर, बस यही होगा। हाँ यही आंसर है, कोई दिक्कत। अब ये देखो c अगर उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस का c हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में कोई भी माइनस का c नहीं है। तो एक बात सुनो, ये है तो कांस्टेंट ही, तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। इसको पूरे को लेट एक बार ये लिख दो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस बाई c, वेयर c इक्वल्स टू, इसको c बन कर दो माइनस c। ठीक है, कुछ नहीं है, बस अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो हो गए, ये तो सिंपल था। एंजॉय द लाइफ।